कौन आशीष है क्या? हाँ, यस सर। अच्छा ये तेरा है। वो डिवाइस नेम पे जाके नाम चेंज कर देना ना, तो मैं पहचान लिया करूंगा। ठीक है। आज आधे लोगों को पता नहीं है क्या? पांच पांच होते आ रहा है। और चालू करें क्या? ज्यादा टाइम हो रहा है, फिर टाइम भी खत्म हो जाता यस सर, चालू कर देते हैं। है ना? ठीक है, जितने लोग हाँ। हैं उतने में ठीक है। ये वो है ऑब्जेक्टिव वाला सेशन है अब, है ना? जो आज सुबह पढ़ा था पारिस्थितिकी, उसी के ऑब्जेक्टिव है, कोई दूसरे नहीं है ना? दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। माइक खोल सकते हो क्योंकि आंसर तुम लोगों को करना है ना, इसीलिए। चलो ठीक है। पहला, आनुवांशिक वितरण की विस्तृत परास युक्त पादप स्पीसीज जो एक स्थानीय जनसंख्या में रूपांतरित हो जाती है, क्या कहलाती है? देखो, अनुवांशिक वितरण मतलब ये चीज हो रहा है कि कोई अनुवांशिक रूप से कोई नई जाति उत्पन्न हुई है और वो कहीं पर रह रही है और वो लंबे टाइम तक वहीं रह रही है, तो वो क्या कहलाने लग जाती है, ये बताना है। बायोम। नहीं, बायोम में तो बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र आ जा रहे थे। बोलो और बोलो। इको टाइप या एफिमेरल? हाँ, इको टाइप कहलाते हैं ना, क्योंकि वो दूसरी जगह से आए थे, फिर वहां पर रह रहे, फिर वहां पर वो अनुकूलित हुए और फिर उस हिसाब से वो उस स्थान पे रहने लग गए और फिर क्या कर रहे हैं, एक पूरी एक मतलब स्थानीय जनसंख्या बना। जैसे अपन स्वदेशी और विदेशी बोलते हैं ना, तो वो उस स्थान पे पर्टिकुलर उस स्थान मतलब वो जाति उस स्थान के नाम से पहचानी जाने लग जाती है ना? ठीक है। अगला, निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर पाई जाने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं? निश्चित आवास। हाँ, आवाज बोलते हैं ना। उसने क्या बोला? एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर पाई जाने वाली जनसंख्या। दरअसल देखो, आवास में ना जनसंख्या रह सकती है, बहुत सारी जाति वाले जीव रह सकते हैं, लेकिन निकेत में कोई एक जीव रह सकता है। वो हमने सुबह उदाहरण बताया था, रूम वाला और घर वाला। तो घर में तो बहुत सारे लोग रह रहे हैं, लेकिन निकेत में क्या हो रहा है, एक ही पर्सन रहता है। तो आवास है ना, क्योंकि वो वर्ड क्या कर रहा है, जनसंख्या। और जनसंख्या में मेल फीमेल, ओल्ड एज, यंग, न्यू बॉर्न बेबी, सारी चीजें आ जाती है ना। ठीक है, तो इसका है सी, है ना? फिर है, किसी जनसंख्या के खंड के मध्य जननिक पृथक्करण क्या कहलाता है? जननिक पृथक्करण क्या कहलाता है? जनसंख्या डाइवर्जन।
नहीं, हमें को भी ऐसे ही लग रहा था कि काफी लोग इसका यही आंसर करेंगे, लेकिन जनसंख्या डाइवर्जन नहीं कहलाता है वो कहलाता है सैम्पेट्रिक, सिंपैथेटिक। है ना, सैम्पेट्रिक कहलाता है। मतलब ये हो रहा है कि जननिक पृथक्करण बोल रहा है, मतलब मेल फीमेल, और जो वो हमने एक वर्गीकरण देखा था, पूर्व प्रजननी, पश्च प्रजननी और प्रजननी, उस आधार पे जनसंख्या को बांट रहे हैं, तो वो सिंपैट्रिक कहलाता है ना। तो इसका क्या है, ए है। ठीक है, फिर जाति में जैविक सिद्धांत पर क्या लागू नहीं होता, जाति में जाति के जैविक सिद्धांत पर क्या लागू नहीं होता है। जाति किसको बोलते हैं, एक जैसे जीवों को बोलते हैं, जिनमें कोई सारे उनकी अनुवांशिक संरचना वगैरह, उनके बाहरी स्ट्रक्चर, सी। वातावरण वगैरह सब समान हो। जनन पर पृथक्करण तो डायरेक्ट ही अलग हो जा रहा है ना। हम्म, हम्म। संकरण संकरण नहीं होता है ना जाति में। अगर एक जैसा जीव है तो उसमें संकरण कहाँ होता है ना। तभी तो वो जाति, अगर बाय चांस संकरण हो जाएगा तो एक नई जाति है, हमको एक नया लक्षण वाला जीव देखने को मिल जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसका भी ए हो गया, है ना। फिर सही कौन सा है इनमें से, वो चुनना है। सही आंसर कौन सा है, बताओ। सही आंसर बताना है। बता पा रहे हैं? इसके लिए नोट कर लो, क्यूटो, दरअसल ये एक सम्मेलन हुआ था, और क्यूटो, है ना, क्यूटो सम्मेलन था, जापान में हुआ था। और इसमें ये बोला था कि 2012 तक जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसका सारे के सारे दो देश मिल के उस पर काम करेंगे, और ग्रीन हाउस का जो उत्सर्जन हो रहा है इन्वायरमेंट में वो कम करेंगे। उसके ऊपर एक समझौता हुआ था कि 2012 तक उसको कुछ भी हो कम करना है। ठीक है, तो इसका आंसर बी है ना, ये बी। ठीक है, नोट किया। क्या? हम्म, ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा सही सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस सही है। कौन सा सेंटेंस सही है, क्या मोबाइल पास में करके बोला, आवाज नहीं आ रही। ए बोला था क्या, सी। डी मतलब विद्यमान जातियों में 30% विलुप्त हो गई है। नहीं, गलत है, डी गलत है। बी, त्रिवेणी, हाँ वो भी गलत है। अब तो एक ही बचा है, ये सही है ना। ये सही है कि जितनी भी प्रजातियां पहले थी अभी, या जितनी ज्ञात है उसमें से 99% विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, अगला, वह जीव जो ट्रांजिशनल क्षेत्र में दो समुदायों के बीच में रहता है, अधिकांश समय निर्वाह करता है, वो क्या कहलाता है। ट्रांजिशनल क्षेत्र मतलब ये होता है, जैसे हमने माइग्रेशन वगैरह बोला था, है ना, कि एक स्थान में परिवर्तित हो रहा है, कुछ समय वहां की अनुकूल जलवायु रह रही है, कुछ समय बाद वहां पर अनुकूल जलवायु नहीं रहती है। तो ऐसे क्षेत्र में जो जीव रहते हैं वो जाति क्या कहलाती है। शायद नहीं बनेगा। एज स्पीसीज कहलाती है ना, कि एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ही कुछ टाइम तक वो जाती रहती है, फिर दूसरी जगह पे रहती है ना। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा कथन एक ही जाति के जीवों के लिए सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, आठवां, हाँ? वे आपस में अंतः संकरण करते हैं, है ना, एक समान निकेत में रहते हैं, अलग अलग निकेत में रहते हैं, अलग अलग आवासों में रहते हैं, क्या क्या सही है। डी।
एक जगह निकेत हो सकता है, दूसरी जगह पे भी एक वैसे ही निकेत हो और वो जीव दूसरा हो। जाति के लिए एक ही चीज है, एक तो सबसे छोटी इकाई ये है ना पारिस्थितिक तंत्र की, ये अंतः संकरण करते हैं। जैसे एक जाति का जीव है तो वो उसी के साथ रिप्रोडक्शन करता है ना। जैसे के लिए मान लो घोड़ा है तो मेल फीमेल घोड़ा ही जाति का रहेगा ना, दूसरा थोड़ी रहेगा, है ना। तो इसका ए। फिर है निम्न में से किसी एक में एक जीव और उसकी पारिस्थितिक तंत्र निकेत को सही मिलाओ। ये जो अगर तुमने डिटेल पढ़ी होंगी तो ही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, क्योंकि जो निकेत और आवास का जो उदाहरण है उसमें दिया है। तो इसमें है पादप, जू, एफिड और तथा पत्ती। ठीक है। 10वां है निकेत पारस्परिक व्याप्ति क्या बताती है। मतलब निकेत के आपस में जो संबंध है वो क्या बताते हैं। एक या अधिक स्रोतों को बांटना या भाग लेना, दो जातियों के बीच सहकारिता, दो जातियों के बीच सक्रिय सहयोग, या लास्ट वाला क्या है, डी। एक ही पोषक पर दो विभिन्न परजीवी। क्या बोले, डी। बेटा मेरे को यहाँ दिख नहीं रहा था इसीलिए मैंने बोल दिया कि डी क्या है। डी गलत आंसर है। 10वें का ए है, निकेत में जो जाति के दो अगर जो जीव है वो अपने अगर एक किसी आवास में रह रहे हैं तो वो पर्टिकुलर अपने भागों में आ जाते हैं और वहां के स्रोत को बांट लेते हैं, उस आधार पे वो रहने लग जाते हैं ना। तो निकेत में क्या चीज हो रही है, वो पर्टिकुलर जो स्रोत है वहां के उनको बांट ले रहे हैं वो, है ना। तो इसका आंसर है ए। थोड़ा सा तुम लोगों को भी ना एनसीईआरटी वाली बुक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अगला, कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है। कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है। इसमें एक ही दुर्लभ जाति के समुदाय के जैव भार तथा अन्य जातियों को कम प्रभावित करते हैं, या एक ही प्रभावी जाति के जैव भार का अत्यधिक भाग है तथा अन्य विभिन्न प्रजातियों को प्रभावित करती है, या एक जाति जो समुदाय के कुल जैव भार का सूक्ष्म भाग है, जंतु समुदाय के संगठन व उत्तरजीविता को अधिक प्रभावित करती है। और लास्ट है, एक सामान्य जाति जिसका जैव भार प्रचुरतम है तथा यह समुदाय के संगठन को कम प्रभावित करती है। क्या होगा इसका आंसर। सी, है ना। मतलब एक ही जाति है, उसका जो कुल जैव भार का सूक्ष्म भाग है वो अगर दूसरा कोई समुदाय है ना, और वो समुदाय बहुत छोटा है या बहुत ही ज्यादा अगर बड़ा है तो वो उसकी उत्तरजीविता को प्रभावित कर देगा, है ना। जैसे अगर हम मान ले, अगर शेर मान ले या गाय भैंस या हाथी मान ले और उसके ऊपर अगर कोई परजीवी जैसे जू वगैरह हो गई तो उसका जैव संगठन बहुत छोटा है लेकिन वो फिर भी उसको प्रभावित कर रहा है। अगर उसकी संख्या में वृद्धि होगी तो जैव भार में कमी है लेकिन संख्या में हाथी और पिस्सू में अगर बात करें तो जैव भार में बहुत बड़ा अंतर है ना, लेकिन अगर संख्या में वृद्धि होगी तो वो उस हाथी की भी प्रजाति को थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्या बहुत ज्यादा अगर हो गए तो प्रभावित करेंगे, है ना, क्योंकि वो उससे पोषण ले लेंगे तो रोग वगैरह उत्पन्न कर सकते हैं। फिर अगला है, निम्न में से जंतुओं का कौन सा युग्म सहभोजिता का एक अच्छा उदाहरण, सहभोजिता का उदाहरण बताओ। सहभोजिता का उदाहरण। देखो सैक्यूलिना और केकड़ा ये दरअसल सहभोजिता का नहीं है ना, वो परजीविता का है। प्लाज्मोडियम और एनाफिलिस, प्लाज्मोडियम और एनाफिलिस भी सहभोजिता नहीं है, हाँ बस सहजीविता है। ठीक है। एस्केरिस और मानव परजीविता है ना, मानव के अंदर में एस्केरिस रहता है और आंत के अंदर में रोग उत्पन्न कर रहा है। लेकिन गोल्डन जैकल बाघ है ना, ये सहभोजिता का, जैसे उसके दांतों में रह रहा है, मुंह में रह रहा है, तो जो वो मुंह में जो भी मांस वगैरह अटक जा रहा है वो उसको खा जा रहा है तो उसके दांत साफ हो जा रहे हैं।
है ना। तो वो सहभोजिता का है कि साथ में भोजन को वो बांट रहे हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद है जनसंख्या को इकोलॉजिकल, जनसंख्या की इकोलॉजिकल निकेत होती है। क्या होती है निकेत? भौगोलिक क्षेत्र से होती है। भौगोलिक क्षेत्र, वो तो आवास कहलाने लग जाएगा। सी है ना। देखो उसमें क्या बोल रहे हैं, यह अवस्थाओं तथा स्रोतों के समूह का उपयोग करते हैं। मतलब जो जनसंख्या एक निकेत में रह रही है, वो वहां की अवस्था और वहां के जो स्रोत है उसको उपयोग कर रहे हैं और वहां पर रह रहे हैं पर्टिकुलर एक जगह पे। और कोई भी जनसंख्या के लिए, जैसे हम हमारे रूम के लिए बोल रहे थे, हमारे लिए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट रहता है तभी हम वहां पे रहते हैं, है ना। नहीं तो हम बाकी घर में भी पड़े रहते हैं ना इधर उधर। तो वैसे यहाँ जनसंख्या के जीवों के लिए भी हो रहा है कि इकोलॉजिकल जो निकेत, संख्या की जो इकोलॉजिकल निकेत रहता है या जो निकेत होते हैं उसमें विशिष्ट कंडीशनें होती है, तब कोई जीव वहां पर रहता है। चलो फिर अगला, दो पादपों को निर्णायक रूप से एक ही जाति का कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? जाति की परिभाषा भी ऊपर ही बताई थी कि वो, हाँ बोलो। हाँ ठीक है, ए अभी बताया था वो अंतः प्रजनन करते हैं, तो यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि स्वतंत्र प्रजनन करके बीज उत्पन्न कर सकता है वो, है ना। हाँ। ठीक है, अगला को फिर से, हाँ, वातावरण तथा जीवितों के बीच पाए जाने वाले आपसी संबंध को क्या कहते हैं? ये तो इस अध्याय का ही नाम ही है या इस चैप्टर का ही नाम है। इकोलॉजी। हाँ, इकोलॉजी। अपने आंसर ना दरअसल काउंट भी करते हुए चलना, किसके कितने सही निकल रहे हैं, ना। ठीक है, फिर है शब्द पारिस्थितिकी किसने दिया था? शब्द पारिस्थितिकी किसने दिया था? ओडम। नहीं, हाँ बता। देखो जो अर्नेस्ट हिकल थे, है ना, अर्नेस्ट हिकल, उनने सबसे पहले इकोलॉजिकल शब्द दिया था। लेकिन जो रीटर है, इन्होंने क्या किया था, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उसका प्रमाणीकरण दिया था, उसको प्रूफ किया था कि इकोलॉजिकल शब्द पारिस्थितिक तंत्र के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो रीटर ने क्या किया था, उसका प्रमाण दिया था। लेकिन जो अर्नेस्ट हिकल थे, उनने सबसे पहले वो वर्ड यूज किया था। ठीक है, ये दरअसल यहाँ रीटर ये नहीं है ना, रीटर वो रेटर है। ठीक है, रेटर। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक समष्टि है? कौन सी एक समष्टि है? एक जंगल के सभी वृक्ष। एक जंगल के सभी पौधे। डिसाइड करना बेटा कौन सा। डी है ना, एक जंगल के सभी आक वृक्ष। उसने क्या बोल दिया, पहला सी वाला ऑप्शन देखो अच्छा पहले से, मक्खी और उसके जाल में फंसी मक्खियां एक समष्टि में नहीं है, वो एक जैसे जीव नहीं है ना, अलग अलग जीव है, अलग अलग इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, अलग अलग उनकी पारिस्थितिक क्रिया है। अर्थवार्म और घास के मैदान के ऑर्थोपोडा साथ में रहते हैं। जैसे अर्थवार्म, ये अर्थवार्म में क्या है, जैसे टेपवार्म आ रहा है, गोलक्रमी आ रहा है, ये सब अलग अलग इसमें रह रहे हैं ना। और उसके बाद में क्या है, जंगल के सभी पौधे, तो अलग अलग जाति के पौधे हैं ना। लेकिन उसने लास्ट में क्या बोला, आक वृक्ष, तो सारे के सारे आक वृक्ष क्या है, एक ही जाति के हैं। ठीक है, तो इसका आंसर लास्ट डी। ठीक है, फिर है इपिओडम है। इपिओडम कौन थे? इपिओडम इकोलॉजिस्ट। हाँ, इकोलॉजिस्ट है ना। उनने इकोलॉजी के बारे में सारी चीजें बताई थी, स्टडी, और उनने पीएचडी भी इकोलॉजी से ही करी थी। ठीक है, शब्द बायोसिनेसिस किसने दिया था? बायोसिनेसिस किसने दिया था, बताओ। कार्ल माबियस ने दिया था 1880 में, है ना। ये थोड़ा सा नोट भी कर लेना, इनका सन भी 1880।
ठीक है, अगला समुदाय के अन्य जातियों की संबंधित बहुतायत को नियंत्रण में पादप की जो जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है यार? ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कौन से नंबर का है? 20। ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। मेरे को नहीं दिख रहे है ना, तुम लोगों को दिख रहे हैं स्क्रीन पे पूरे? नहीं, हाँ, नहीं दिख रहे लास्ट वाले के ऑप्शन। ए बी सी और ये इधर में डी है ना? देखो इसका ऑप्शन है, पहला है एज, एज जातिया, संयोजी जातिया की सर दिख रहा है पूरा। पायोनियर जातिया या सक्सियोनल जातिया, क्या कौन सी जातिया है? देखो जब भी कोई जाति प्रभावी होती है या ऐसे कहीं पर भी जो एक जाति जो बहुत ज्यादा विकसित हो रही है, जब वो किसी स्थान पे रहती है तो वो कीस्टोन जाति कहलाती है। ठीक है, कीस्टोन जाति, सी वाला ऑप्शन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। 5 जून। ठीक है, ये तो किसी का 5 जून। गलत नहीं होना चाहिए है ना, 5 जून सबका सही होना चाहिए। ठीक है, यदि मृदा संगठन अधोलिखित प्रकार से है तो कौन सा अत्यधिक जल धारण करने की क्षमता रखती है? सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता किसकी होती है? मृदा, वो परिच्छेदिका हमने पढ़ी थी, मृदा के प्रकार 7वीं 8वीं में पढ़े थे। सी। ए। ध्यान से यहाँ ये ए। सिंबल भी देखो, सिंबल भी देखो क्या बोल रहा है वो। ए। ठीक है, जिन लोगों ने ये आंसर किया है वो सही है ना? चिकनी मिट्टी है ना, जिसको हम काली मिट्टी भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा उसमें मृदा जल को अवशोषित करने की क्षमता रहती है। गाद जिसमें थोड़ी सी रेत मिक्स होती है, और लास्ट वाली क्या, रेतीली, तो रेतीली में तो सबसे कम हो जाना है ना? ठीक है, कुछ जीव किसी दूसरे जीव जैसे दिखाई देते हुए दुश्मन से बचने का प्रयास करते हैं, ये घटना क्या कहलाती है? मिमिक्री। मिमिक्री कहलाती है। हाँ, दूसरे के जैसे वो देख के बच रहे। और कैमोफ्लेज क्या कहलाता है? छद्मावरण में उसमें क्या होता है? देखो मिमिक्री में धोखे से जीव बच सकता है ना। होने का नाटक कर लेता है। ठीक है, और छद्मावरण में दूसरे वो रहता कुछ और है लेकिन दिखता कुछ और है। ठीक है, जैसे मोर हो गया, ओरिजिनल में वो मोर ही दिखेगा। उदाहरण के लिए मान लो मोर है तो वो मोर ही दिखेगा, या बाज है वो बाज ही दिखेगा। ठीक है, लेकिन वो बचने के लिए उल्लू बन जा रहा है, तो ये क्या हो गया? छद्मावरण हो गया। और मिमिक्री क्या हो गया कि वो बाज है लेकिन उल्लू के जैसे लक्षण दिखा रहा है, तो ये क्या हो गई? मिमिक्री हो गई। जैसे हम टीवी एक्टरों की मिमिक्री करते हैं ना, कि वो हम है कुछ और लेकिन हम कर कुछ और रहे, लेकिन हम दिखना किसके जैसे चाह रहे हैं? वो उसके जैसे ही जिसकी मिमिक्री कर रहे हैं, जिसकी आवाज निकाल रहे हैं, किसी एक्टिंग कर रहे हैं, तो ये मिमिक्री हो गई है ना। लेकिन वो मूवी वगैरह में देखा होगा किसी के डुप्लीकेट दिखने लगते हैं, या कभी ये भी ओरिजिनल में भी देखा है कि कोई किसी के जैसे दिखता है, पर्टिकुलर पर्सन तो कोई और है लेकिन वो दूसरे के जैसे दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया? छद्मावरण या कैमोफ्लेज। ठीक है, ठीक है, अगला बायोजेनेटिक्स लॉ किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? बायोजेनेटिक्स लॉ ये कहता है कि जब तक जीवों में कोई परिवर्तन वगैरह या कोई भी परिवर्तन आ रहा है तो वो जीन पूल में या जीनों में परिवर्तन के कारण आ रहा है, तो वो किसने दिया था? किसने? लेमार्क। हेकल ने। हेकल, हाँ सही है। लेमार्क ने तो वो दिया था ना, कौन सा? प्राकृतिक चयनवाद। उपार्जित लक्षणों का वाद। और चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयनवाद दिया था। कार्ल वॉन लिन्ने ने वर्गीकरण में सहायता करी थी ना। उसके बाद लास्ट वाला क्या है? 25वां एग्रोलॉजिस्ट किसके अध्ययन क्या है? एग्रोइस्टोलॉजी किसके संबंध से संबंधित है? किसके अध्ययन करेंगे उसमें? कृषि वृद्धि। कृषि वृद्धि। कृषि को एग्रीकल्चर बोलते हैं। घास को वैज्ञानिक नाम क्या है? घास का, घास हम एग्रस बोलते हैं ना घास को, तो क्या
ये क्या Yes, था? sir. यहाँ पर एग्रोस्टोलॉजी मतलब घास का अध्ययन करेंगे, है ना। देखो वो जो 11th में एक चीज आती है बायो में, बायोलॉजी की ब्रांच है ना, बहुत सारी लिस्ट है। मैं देखता हूँ आज ग्रुप में सेंड करूंगा, या जो लोग मैसेज करेंगे उनको सेंड करूंगा। तो बायोलॉजी की सारी ब्रांचें पता होना चाहिए ना। चलो अगला क्या है, 26वां नंबर। समान आवास में रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों का यह संबंध कहलाता है, जिसमें परस्पर कार्यात्मक संबंध होता है। मतलब आपस में वो साथ में तो रह रही है, दो प्रजाति के दो अलग अलग सदस्य, लेकिन उनमें कार्यात्मक संबंध होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? बताओ इसका आंसर। एक बताओ कि रहने दो, कोई बता। एक बता दो। ए बायोटिक कम्युनिटी। देखो वो क्या बोल रहा है, जैविक समुदाय है ना। वो दूसरे के साथ सिर्फ क्रियात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, कोई सहजीविता नहीं है, कोई सहभोजिता नहीं है। हाँ ये है कि जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो हो रहा है ना, वो बायोटिक कम्युनिटी में आ जाएंगे दोनों। एक पौधा है अलग प्रजाति है, और दूसरा राइजोबियम है, वो सूक्ष्म जीव है। दोनों अलग अलग प्रजाति, मतलब अलग अलग जातियां है ना। ठीक है, किसी क्षेत्र में हाथी की जनसंख्या के उच्च घनत्व का परिणाम होता है, किसके कारण? उस हाथी की जो जाति है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जो उसका जनसंख्या घनत्व वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? सहोपकारिता इसलिए नहीं, एक दूसरे का भक्षण, अंतरा प्रजातिक बिल्कुल नहीं। अब बचे दो, बताओ। अंतरा प्रजातिक प्रतिस्पर्धा। अंतरा प्रजातिक प्रतिस्पर्धा के कारण, है ना। दूसरे के साथ वो जितना ज्यादा संघर्ष करेंगे, अपनी संख्या उतनी ज्यादा बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, फिर है प्रसिद्ध वनस्पति इकोलॉजिस्ट का नाम कौन थे? रामदेव मिश्रा, है ना। रामदेव मिश्रा थे ये। इनके बारे में और कुछ चीज बता दे रहा हूँ, फटाफट नोट करना। रामदेव मिश्रा थे, इनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1906 में। ठीक है, और इनको फादर ऑफ इकोलॉजी भी बोलते हैं। रामदेव मिश्रा फादर ऑफ इकोलॉजी 26 अगस्त 1908। और 1900। हाँ 1908, 1908, 26 अगस्त 1908। 8 पता है ना, हिंदी में गड़बड़ हो जाती है। फिर इनने 50 से भी अधिक सब्जेक्टों पर इनने पीएचडी करी हुई थी, है ना। स्कॉलर कम्युनिटी हुई थी। उसके बाद इनने रिसर्च इंस्टीट्यूटों में ये कई जगह पे मेन पर्सन चेयरमैन रह चुके हैं। और जो इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी है और वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस, इसकी भी फॉलोशिप इन्हीं के अंडर में थी। और इनको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट का अवार्ड भी मिला है। ठीक है, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट साइंस के लिए भी अवार्ड मिला था। और इनको संजय गांधी अवार्ड भी मिला है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को लेके। अगर ये भी मैं सेंड कर दूंगा वैसे, ठीक है। चलो ठीक है, तापक्रम के आधार पर किसके द्वारा पौधों को विभाजित किया गया? तापक्रम के आधार पर किसके द्वारा पौधों को विभाजित किया गया है? किसके द्वारा विभाजित किया है? रैनक्यूअर मतलब बारिश के आधार पे। हमने उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय ऐसे पढ़े थे ना, शुष्क कटिबंधीय। तो बारिश के आधार पे तापक्रम में बारिश जैसी हो रही है उस आधार पे बांटा गया है ना। फिर एक जाति के निकेत शब्द किससे संबंधित है? एक जाति का निकेत शब्द किससे संबंधित हो रहा है? बी। हाँ, विशेष स्थान जहां एक जीव रहता है तथा अपने कार्य करता है। ठीक है, 31st वाला क्या है? निम्न में से कौन सा पृथक्करण जाति उद्भवन
बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी जाति के निर्माण के लिए क्या जरूरी है, या किसी भी जाति को आगे बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? फोर्थ ऑप्शन क्या है? प्रजनन है फोर्थ ऑप्शन। तीसरा व्यवहार। प्रजनन। हाँ ठीक है, प्रजनन जिन लोगों ने वो किया, प्रजनन सही है ना। ठीक है। एंजियोस्पर्म। भारत में एंजियोस्पर्म की विलुप्त प्रजातियां, कितनी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है एंजियोस्पर्म की? ये 11th का पोर्शन का है दरअसल, है ना, तो ये मैं ही बता दे रहा हूँ, फिर भी अगर कोई तुक्का मार सकता है तो मार दो। 447। 487। हाँ 487। हिंदी गड़बड़ है पता है। 487A। किसी जनसंख्या की साधारण क्षमता किसके द्वारा निर्धारित होती है? मतलब किसी जनसंख्या की धारण क्षमता, अब धारण क्षमता का मतलब ये होता है कि वो उसकी कैपेसिटी की, वो किस एनवायरनमेंट में कैसे रह पा रही है, वो किसके आधार पे निर्धारित होती है। मतलब हम डी। किसी स्थान पर जा रहे हैं तो हम कितने टाइम वहां पे रह पाएंगे, ये हमको कैसे पता चलेगा? प्रजनन स्थिति। सीमित स्रोत। सीमित स्रोत सी। मतलब हमारे पास सारी चीजें, तो हम उस स्थान पे रह पाएंगे, है ना, उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर पाएंगे। अगर नहीं है हमारे पास कोई स्रोत तो हम नहीं रह पाएंगे वहां पे, है ना। जरूरी नहीं है कि हर एक जीव अभी प्रजनन कर रहा है। प्रजनन में पश्च प्रजननी, प्रजननी, पूर्व प्रजननी, 3 कैटेगरी आ जाती है ना। फिर टेक्टोनिक अध्ययन है। टेक्टोनिक, हमने टेक्टोनिक प्लेट बोला है पृथ्वी की सतह पर, क्या है? भूकंप का। पृथ्वी की सतह। पृथ्वी की सतह का बी, है ना। अब टेक्टोनिक प्लेट के कारण भूकंप आते हैं, है ना, उसमें मूवमेंट हुई, उसका अध्ययन पूछा है उसने। अध्ययन मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है? जैसे सतह, एक ये सतह हो गई, एक ये सतह हुई, ये सतह ही क्या कहलाती है? टेक्टोनिक प्लेट कहलाती है ना। ठीक है। अगला, एक समुदाय को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? 35वां। पक्षियों का समूह। पक्षियों का समूह, एक जातियों का संग्रह, परस्पर संबंधित जनसंख्या, एक परस्पर संबंधित पारिस्थितिक तंत्र। क्या समुदाय बोला है? और समुदाय में बहुत सारी जातियां होती हैं। एक जाति का समूह। एक जाति का संग्रह। नहीं, एक जाति को हम वो नहीं बोलेंगे, समुदाय नहीं बोल सकते। समुदाय में बहुत सारी जातियां मिलके समुदाय बनाती हैं, एक तरह से बोलना चाहिए बायोम। पारस्परिक संबंधित जनसंख्या, जैसे हम हो गए, अगर हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, अगर वहां की खेती हो रही है, तो वहां के जो बैल है वो भी उस हमारी समुदाय में आएंगे, है ना। तो इसका आंसर सी है। ओके। पौधों का भौगोलिक वितरण क्या कहलाता है? पौधों का भौगोलिक वितरण। जल्दी जल्दी ये 4 करो, 5 मिनट बचा हुआ है। 36। सिंपेट्रिक। बी। सिंपेट्रिक नहीं, एलोट्रॉपिक कहलाते हैं भौगोलिक वितरण। ठीक है। उसके बाद 2 या 2 से अधिक पादप जातियों का समूह क्या कहलाता है? 2 या 2 से अधिक पादप जातियों का समूह क्या कहलाता है? अब भी जस्ट बताया है। परिस्थिति तंत्र। नहीं, तंत्र में तो बहुत सारे आ जाते हैं। समुदाय। पादप समुदाय पादप समूह। ए, है ना। ठीक है। 38 में सही मिलाना है। सहोपकारिता मतलब किसने, यहाँ पे क्या है? क्रेब्स और सी एनिमोन, है ना, ये सहोपकारिता दर्शाते हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। उसके बाद दरअसल इसका आंसर बी है ना। सहभोजिता, शार्क मछली, ये शकर मछली और शार्क, सहभोजिता, जैसे वो मछली खा लेती है, दांत में अटक जाता है, और फिर वो छोटी मछली उसके मुंह में जाके उसको खा लेती है, वो वाले भोजन को, है ना। फिर परजीविता क्या क्या हो रहा है? सीसस कास्कुटा, ठीक है, ये वो है एक तरह के परजीवी है ना। फिर उसके बाद है परभक्षण, चीता और हिरन। ठीक है। लास्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है?
कौन सा जोड़ा गलत है। रामरथ सभा, वायु प्रदूषण, क्योटो प्रोटोकॉल, जलवायु, देखो क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, जलवायु परिवर्तन था, तो उसको तो सीधे ही हटा दो। और रियो सभा, रियो सभा किसके लिए हुई थी, ये वायु प्रदूषण के लिए हुई थी, तो इसको भी हटा दो, है ना, क्योंकि यहाँ धारणीय विकास बोल दिया उसने, है ना। फिर क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वनों के संरक्षण के लिए था, ओजोन के लिए नहीं था। नहीं, ओजोन के, अरे उल्टा कर दिया मैंने। जो रियो सभा थी वो धारणीय विकास मतलब वायु प्रदूषण से संबंधित में हुई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन रिक्तीकरण के लिए हुआ था, और क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए हुआ था, है ना। और जो राम सभा है, राम सभा वायु प्रदूषण नहीं था, है ना, जो रियो सभा थी वो वायु प्रदूषण हुई थी। तो इसका आंसर पहला वाला है, ठीक है। ओके सर। टाइम खत्म हो रहा है, तो 2.5 मिनट बचा है, ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो गए। दरअसल इसके बाद और भी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वो वाले ना इसी से मैच करते हुए, जो अभी बताया है ना उन्हीं से मैच करते हुए, तो वो तुम लोगों को सॉल्व करना है ना। और इनकी आंसर शीट खैर मैंने लास्ट में डाल दी हुई है, जो जो भी रिस्पॉन्स करेंगे मैं उनको ये सेंड कर दूंगा, ठीक है। और किसके कितने सही आए, कोई बता रहा, किसके कितने सही है? किसके कितने सही है? क्या स्टार्टिंग से काउंटिंग काउंटिंग नहीं करे? अब देखो डेली ना अपने काउंटिंग करना है, ठीक है। और दूसरी चीज, जो भी हमारा चैप्टर इधर मॉर्निंग में हो रहा है ना, उसको दिन में थोड़ा सा एक बार उससे देख लिया करना है, एनसीईआरटी वाली बुक से। इसमें कुछ लोग नहीं आ पाए हैं, वो लोग टाइम चेंज करने के लिए बोल रहे थे। अगर टाइम चेंज करता हूं तो फिर 4 से 5 रख दूं? यस नहीं, नो सर, नहीं नहीं बोला, नो सर, नहीं। क्योंकि नो 4 से सर। 6 तक हमारी दूसरी क्लास है। 4 नो से सर। 6 तक दूसरी क्लास है। वैसे कौन है, नाम बताओगे अपना? सर वसुंधरा। वसुंधरा, अच्छा हाँ, वसुंधरा की सबसे बड़ी। 4 से 6 तक दूसरी क्लास है, 6 से 7 रख दें? त्रिवेणी नहीं आ पाएंगी नहीं फिर? आ पाएंगी त्रिवेणी? मैं आ जाऊंगी ठीक है, तो फिर आराम से। तो 6 से 7 कर दूं ये। यस सर। और ये मैं नाम भूल गया, इनका नाम और कुछ था, लेकिन मैं नाम भूल गया हूँ। दिनेश नागर जो है, इनके लिए ठीक है क्लास? निकिता, निकिता, यस सर, यस सर। ठीक है। तो फिर 6 से 7 का टाइम कर देते हैं। साक्षी के लिए, साक्षी होगी, बरखा, यस ठीक है ना? सर 6 से 7। ठीक है, 6 से 7 कर देते हैं, कल से 6 से 7 का टाइम कर देंगे, ठीक है, ये वाली क्लास। ओके सर। बाकी मॉर्निंग में ठीक है वही है। और कल इकोलॉजी में आगे बढ़ेंगे, तो टाइम पर आना। ये जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उन लोगों के लिए तो कोई बात ही नहीं, जितने लोग हो ठीक है, मेहनत करते रहो, क्योंकि ये 12th का भी रिवीजन चल रहा है, समझो एक तरह से तुम लोगों का, है ना। लास्ट 30 सेकंड बचा है, एंड हो जाएगा। मॉर्निंग में 10 बजे मिलेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा एनसीईआरटी की बुक को रिवाइज कर लेना और रिस्पॉन्स करो, तो फिर मैं ये अभी का जो नोट्स थे ये सारे नोट्स सेंड कर दूंगा सारे लोगों को, ठीक है। यस सर। ठीक है।